सो हेलो दोस्तों, दिस इज़ अनुज। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ कॉमन लूप्स और हम देखेंगे उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट फंक्शन से। फर्स्ट फंक्शन में क्या हो रहा है, एक लूप चलाया हुआ है, सिंगल लूप आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर आई लेस देन एन तक, और आई को मैं इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ सी से। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है आई बराबर आई प्लस सी। मतलब आई की जो भी वैल्यू है, करंट वैल्यू, उसमें प्लस सी करके वापस से आई में डाल दो। ठीक है, तो और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सम थीटा वन वर्क। मतलब मैं क्या परफॉर्म करवा रहा हूँ, कुछ कांस्टेंट वर्क परफॉर्म करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये लूप कितनी बार चलेगा। ठीक है, कितनी बार ये रन होगा, ये जो थीटा वन जो वर्क है ये वाला, ये कांस्टेंट वर्क कितनी बार परफॉर्म होगा। ठीक है, तो उसके लिए सपोज मैं यहाँ पे एन की वैल्यू ले लेता हूँ 10 और सी की वैल्यू ले लेता हूँ 2। ठीक है, एन की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 2। तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है आई, तो आई बराबर ज़ीरो से स्टार्ट होगा, फिर प्लस प्लस होके वो 2 बन जाएगा, फिर प्लस प्लस होके वो 4 बन जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है हमारी, आई इज़ लेस देन एन। जब तक आई लेस देन एन है तब तक वो इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो फिर इंक्रीमेंट होके 6 हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होके 8 हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होके 10 हो जाएगा। ठीक है, जब आई की वैल्यू 10 तक पहुंचेगी तो ये लूप बंद हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा लूप कितनी बार चला टोटल, 1 2 3 4 5, 5 बार चला। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो भी मेरी n की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दिया जाए c से, उतनी बार जो है वो मेरा लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स, इतनी बार जो है मेरा लूप चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस लूप विल रन n बाई सी टाइम्स, लेकिन यहाँ पे n बाई सी की सील वैल्यू ली गई है ना। सील वैल्यू क्या होता है, सील वैल्यू का मतलब जैसे 4.5 है, इसकी सील वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो वो होगी 5, यानी कि ऊपर की वैल्यू। और अगर इसकी मैं फ्लोर वैल्यू निकालता हूँ तो 4.5 की फ्लोर वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, यानी कि नीचे की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ रही होगी। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और ये नंबर लाइन है, ये 4 है मेरा, ये 5 है। और मान लो ये यहाँ पे कोई कुछ वैल्यू आ रही है 4.7 समथिंग। तो अगर मैं 4.7 की सील वैल्यू निकालूंगा तो उसके ऊपर का इंटीजर आ जाएगा, दैट इज़ 5। और अगर मैं इसकी फ्लोर वैल्यू निकालूंगा तो उसके नीचे का इंटीजर आ जाएगा, दैट इज़ 4। ठीक है, तो 4.7 की सील वैल्यू हो जाएगी 5, और 4.7 की फ्लोर वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि ये जो लूप है वो चलेगा n बाई सी की स्टील वैल्यू टाइम्स। अब ऐसा क्यों, ऐसा इस चीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए हम n की वैल्यूज़ लेके देखते हैं। अभी हमने n की वैल्यूज़ 10 ली थी, 10 के लिए कितनी बार चला था लूप, जीरो से स्टार्ट हुआ था, 0 2 4 6 8, और 10 पे तो कंडीशन फॉल्स हो गई थी, यानी कि 5 बार। तो वो सिंपली 10/2 से आ जाएगा अपना आंसर, दैट इज़ 5। ठीक है, अब सपोज n की वैल्यू में लेता हूँ 11, दैट इज़ 11। तो 11 के लिए क्या होगा, 0, आई की वैल्यू 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, और 10 भी होगी। ठीक है, तो 10 के लिए भी लूप चलेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, आई इज लेस देन एन। एन की वैल्यू 11 है, तो 10 पे भी कंडीशन ट्रू ही रहने वाली है। तो 1 2 3 4 5 और 6 बार चल गया लूप। ठीक है, तो अगर मैं 11/2 करता हूँ, दैट इज एन बाई सी कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसकी फ्लोर सील वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे, इसकी मुझे सील वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो 11/2 का आंसर क्या आएगा, 11/2 का आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग। और जब मैं इसकी सील वैल्यू ले लूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 6। ठीक है, तो दैट इज़ वाई मुझे इस चीज़ का आंसर एग्जैक्टली देना था, इसलिए मैंने सील वैल्यू ले ली। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। तो फर्स्ट वाले लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, हमने बोला कि ये जो लूप है वो चलेगा n बाई सी टाइम्स। ठीक है, तो n बाई सी क्या होता है, n बाई सी को अगर हम देखें तो ये सी तो कांस्टेंट है, इट इज़ समथिंग लाइक कि n लिखा हुआ है और उसके सामने 1/c एज अ कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो इस कांस्टेंट को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, इस n को थीटा ऑफ n। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म यही है। तो मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोल सकता हूँ इस वाले लूप की, मैं बोल सकता हूँ इट इज़ अ थीटा ऑफ एन। मतलब ये थीटा ऑफ एन टाइम लेगा, और ये एग्जैक्टली इतनी बार जो है रन होगा, यानी कि चलेगा। जो थीटा वन कांस्टेंट वर्क है वो एग्जैक्टली इतनी बार परफॉर्म होगा। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड लूप। सेकेंड लूप इज़ नथिंग बट, बस इसमें प्लस की जगह माइनस कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे भी हम आई को एन से स्टार्ट कर रहे हैं और जीरो से ग्रेटर तक ले जा रहे हैं, और आई को आई माइनस सी करवा रहे हैं। मतलब क्या, आई बराबर आई माइनस सी। आई को स्टार्ट करवाया एन से और कहाँ तक लेके जाएंगे, जीरो से ग्रेटर देन तक लेके जाएंगे। ठीक है, ये जस्ट उसका उल्टा कर दिया हमने। तो इसमें भी सेम चीज़ होने वाली है, दिस लूप विल ऑल्सो रन एन बाई सी की सील वैल्यू इतनी टाइम्स। ठीक है,
तो इसमें भी थीटा ऑफ एन टाइम लेगा। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, थीटा ऑफ एन। इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। सपोज मैंने एन की वैल्यू 11 ली, सी की वैल्यू अभी भी 2 है, तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 11 से स्टार्ट होगी। फिर -2 कर देंगे तो 9 हो जाएगी, फिर -2 कर देंगे 7 हो जाएगी, फिर -2 कर देंगे 5 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 1 हो जाएगी। तो ये टोटल कितनी बार चल रहा है, ये टोटल चल रहा है 6 बार। तो 6 की वैल्यू 11/2 की सील वैल्यू से आएगा या 11/2 की फ्लोर वैल्यू से आएगा, ऑब्वियसली सील वैल्यू से आएगा। ठीक है, क्योंकि 5.5 का सील लेंगे या 5 पॉइंट समथिंग का आप सील लोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, एन बाई सी की सील वैल्यू। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, थीटा एन। आई होप ये सेकंड वाला लूप भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं थर्ड लूप हमारा। थर्ड लूप में क्या हो रहा है, हम आई को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेस देन एन तक ले जा रहे हैं और इस बार आई बराबर आई मल्टीप्लाइड बाई सी करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब आई को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इससे पहले हम किसी कांस्टेंट सी से प्लस करवा रहे थे, उसके बाद सी से माइनस करवा रहे थे यानी डिक्रीमेंट करवा रहे थे, इस बार सी से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, और अगेन हम कुछ सम थीटा वन कांस्टेंट वर्क जो है वो परफॉर्म करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हम देखते हैं। सपोज एन की वैल्यू अगर 32 है और सी की वैल्यू 2 है, तो लूप कहाँ से चलेगा, आई की वैल्यू 1 के लिए चलेगा, फिर 1 का डबल हो जाएगा क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे ना, यहाँ पे सी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। अब जब 16 का डबल 32 होगा तो यहाँ पे एन की वैल्यू 32 है, तो यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो 32 के लिए नहीं चलेगा लूप, तो सिर्फ ये 1 से लेके 16 तक ही चलेगा। ठीक है, तो कितनी बार चला लूप, 1 2 3 4 5 बार लूप चला। ठीक है, यहाँ पे लूप जो है वो 5 बार चला। अगर सपोज मैं इनकी वैल्यू 33 ले लेता, फिर कितनी बार चलता, 1 के लिए चलता, 2 के 4 के लिए, 8 के लिए, 16 के लिए और फिर 32 के लिए भी चल जाता, क्योंकि हमारा एन क्या है 33 है। तो यहाँ पर ये कंडीशन है ना, ये फॉल्स नहीं होती। ठीक है, क्योंकि 32 हमारी लास्ट टर्म है। तो ये टोटल ये कितनी बार चल जाता, ये चल जाता 6 बार। तो अगर मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो इसको मैंने जनरल वे में लिख दिया है। ठीक है, जनरल वे में कैसे लिखा है वो देखते हैं। हमने बोला कि शुरुआत में सी की पावर 0 आ रहा है, सेकेंड बार सी की पावर 1 आ रहा है, सेकेंड उसके बाद सी की पावर 2 आ रहा है, सी की पावर 3 आ रहा है, और ऐसे करते करते हमारी लास्ट टर्म क्या बनेगी, सी की पावर k-1। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सी क्या है, हमने सी को 2 लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 2 की सारी पावर्स इवेल्युएट होती जा रही है, जैसे ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है ना। और आई को तो हमने 1 से ही स्टार्ट करा था, तो 1 में सी का मल्टीप्लाई होते जा रहा है। आप इसको ऐसा समझो कि आई को इनिशियली मैंने 1 लिया, अब 1 में सी का मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसमें एक बार और सी का मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसमें एक बार और सी का मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसमें एक बार और सी का मल्टीप्लाई हुआ। तो ऐसे होता क्या जा रहा है, सी की पावर जो है ना, वो यहाँ पर जो भी पावर है सी की पहले 1 है, फिर वो पावर 2 हो गई, फिर वो पावर 3 हो गई, ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है सी की पावर। यहाँ पे सी की पावर में जो है सीरीज बनेगी। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बातें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टर्म क्या है हमारी, सी की पावर 0, सेकंड टर्म क्या है हमारी, सी की पावर 1। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के हुई तो हमारी लास्ट टर्म क्या होगी, सी की पावर k-1, क्योंकि यहाँ पर सी की पावर k की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब मुझे फाइनली फाइंड क्या करना है, मुझे ये बात पता चल चुकी कि ये टोटल टर्म्स कितनी है, ये टोटल टर्म्स है k टर्म्स। तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो k की वैल्यू होगी उससे ही तो ये पता चलेगा कि ये लूप कितनी बार चल रहा है। ठीक है, ये जो कितने हैं, ये आखिर कितने हैं, ये तो मुझे पता करना है। तो मैंने बोला कि सी की पावर k-1 जो है वो n से छोटा होना चाहिए, तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सी है ना, ये कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, सी जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन एन जो है ना, ये यूज़र इनपुट है। एन की वैल्यू यूज़र डालेगा या फिर यूज़र के द्वारा जो भी इनपुट साइज हमको गिवन है वो एल्गोरिदम में एंटर होगा, लेकिन सी क्या है, कांस्टेंट है। तो सी की वैल्यू प्रोग्राम में कांस्टेंट रहेगी। सी की वैल्यू 2 हो सकती है, हमारे केस में हमने 2 ले रखी है, इसकी वैल्यू 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एनी कांस्टेंट। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, सी की पावर k-1 को लेस देन एन से इक्वेट कर दिया, फिर हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया है। ठीक है, हमने ले लिया लॉग बेस सी, जिसका बेस सी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k-1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग सी में ये जो n है ये आ गया। फिर हमको k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k इज लेस देन इस -1 को उधर पहुँचा दिया, तो ये +1। हमने क्या बोला, जो k है वो लॉग बेस सी n+1 से छोटा होना चाहिए। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज़ थीटा ऑफ लॉग एन, क्योंकि इस +1 को फिर मैं अगेन इग्नोर कर सकता हूँ। मुझे ये बात पता चल गई कि इतनी बार चलेगा, के की वैल्यू इससे छोटी रहेगी, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, थीटा ऑफ लॉग एन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लॉग का बेस सी है या कुछ और नंबर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हमको थीटा नोटेशन में जब लिखना होता है तो हम इसको डायरेक्टली थीटा ऑफ लॉग एन ही लिखते हैं। ठीक है, हम ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पर लॉग का बेस क्या है, बेस कुछ भी हो सकता है, बेस बस कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमको हमेशा एन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना होता है। हमारा जो एनालिसिस होता है वो एन के रिस्पेक्ट में होता है, और एन क्या होता है, यूज़र इनपुट। ठीक है, यूज़र इनपुट साइज।
ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगेन हमारा सेम एग्जांपल है, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई की जगह डिवाइडेड बाय सी कर दिया। मतलब आई को एन से स्टार्ट करा है, ग्रेटर देन वन तक ले जा रहे हो और आई को डिवाइडेड बाय सी कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 32 है। जैसे पिछले केस में डबल डबल हो रहा था, इस बार आधा आधा हो रहा है। तो 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2। और उसी प्रकार से अगर 33 ले लेते हैं तो भी ये उतनी बारी चलेगा। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर कभी भी ऐसी एल्गोरिदम आती है जिसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे आई है, आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करी, अब सेकंड बार वो 4 हो गई यानी कि डबल, थर्ड बार में वो 8 हो गई यानी कि अगेन डबल, फिर फोर्थ बार में वो 8 का डबल 16 हो रही। तो इस टाइप की जो एल्गोरिदम होती है ना, उसमें हमेशा जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो थीटा ऑफ लॉग एन आती है। ठीक है, या फिर आप इसको बिगो ऑफ लॉग एन भी बोल सकते हो। तो ये लॉग एन वाली चीज़ आई गई, आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अगर इसी का उल्टा भी हो रहा है, 16, 16 का आधा 8, ठीक है, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, इस टाइप से भी कुछ चीज़ हो रही है, तो उसको भी हम लॉग एन में ही कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4 है। ठीक है, इसके आगे अगर 32 होता तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाती, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4, अगर 32 तक जा रहे हैं तो 5। ठीक है, तो भले ही डबल हो रहा हो या फिर आधा आधा हो रहा हो, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पे भी 5 ही है और यहाँ पर भी 5 ही है। तो लूप दोनों ही केस में 5 बार चलेगा, इधर भी 5 बार चलेगा, इधर भी 5 बार चलेगा। तो इन दोनों की ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इनकी दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी थीटा ऑफ लॉग एन। तो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी थीटा ऑफ लॉग एन रहेगी। फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट लूप, जिसमें क्या हो रहा है, आई बराबर 2, आई इज लेस देन एन, और आई बराबर पावर ऑफ आई टू द पावर ऑफ सी। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। आई की पावर में सी लगा रहे हैं हम, ठीक है, और फिर अगेन इसकी भी पावर में हम सी लगा रहे हैं, फिर अगेन नेक्स्ट इटरेशन में इसकी भी पावर सी लगा रहे हैं। मतलब आई की जो पावर में है सी, इसकी पावर में अब एक बार और सी लग जाएगा तो सी और सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, आई की पावर सी स्क्वायर। फिर इसकी भी पावर सी लगेगी तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे सी की पावर 1 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आएगा, आई की पावर सी क्यूब। ठीक है, फिर इसकी पावर भी सी लग जाएगी तो क्या बनेगा, आई की पावर सी की पावर 4। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। तो सपोज मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू 2 ली है और एन की वैल्यू 32 ली है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा आई शुरुआत में, क्योंकि आई को मैंने 2 से इनिशियलाइज करवाया। फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 2 कर दो, 2 की पावर सी कर दो, तो सी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 2 हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर 2 हो गया, फिर 2 की पावर 2 की पावर 2 हो गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम 2 आया, सेकेंड टाइम में 2 की पावर स्क्वायर यानी कि 4 आया, और थर्ड टाइम में क्या गया, 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूँ ताकि मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकूँ। तो जनरल फॉर्म में क्या होगा, 2, फिर 2 रेस टू सी, फिर 2 रेस टू सी रेस टू सी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 की पावर सी की पावर 0 है ये, क्योंकि सी की पावर क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 लिखा हुआ है। एनी नंबर्स की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे 2 की पावर सी की पावर 1 मतलब 2 की पावर सी, उसी प्रकार से 2 की पावर सी की पावर 2, उसी प्रकार से 2 की पावर सी की पावर k माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो k माइनस 1 तक जाएगा, है ना, तभी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो पाएगी, k हो पाएगी। तो यहाँ पे 2 की पावर सी की पावर k माइनस 1 जो है वो n से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लॉग ले लूँगा, है ना। लॉग कौन सा ले लूँगा, बेस 2 वाला। तो जैसे ही मैंने बेस 2 वाला लॉग लिया, ये जो सी की पावर k माइनस 1 है ये आ जाएगा नीचे, और फिर वो लेस देन होगा लॉग बेस टू एन से। अगेन मुझे इस के माइनस 1 को नीचे लाना है, तो फिर मैं इस बार लॉग ले लूँगा बोथ साइड, लेकिन उसका बेस होगा सी। ठीक है, तो यहाँ पर के माइनस 1 नीचे आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, लॉग बेस सी, लॉग बेस 2 और एन। तो के क्या हो गया, के इज लेस देन लॉग बेस सी, लॉग बेस 2 और प्लस 1, लॉग बेस सी, लॉग एन प्लस 1। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, थीटा ऑफ लॉग लॉग एन। ठीक है, थीटा ऑफ लॉग लॉग एन। अब यहाँ पर बेस क्या था हमारा, सी था, और यहाँ पर 2 था, लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लॉग लॉग एन, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इससे जस्ट हमको एक आइडिया लगता है कि किस प्रकार से टाइम ले रहा है, जो फंक्शन है या जो एल्गोरिदम है वो किस प्रकार से टाइम ले रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 वाला। इसमें क्या हो रहा है, हमने 3 लूप्स को लगा दिया है। ठीक है, पहले ये वाला चलेगा, देन ये वाला चलेगा, फिर ये वाला चलेगा। तो जो फर्स्ट वाला है वो तो लीनियर लूप है ना, जो हमने पहले देख रखा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी थीटा ऑफ एन। जो सेकंड वाला है उसको भी हमने देखा है, इसमें क्या हो रहा है, आई को बार बार डबल किया जा रहा है, तो जिसमें डबल होता है या फिर आधा आधा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा ऑफ लॉग एन। और जो थर्ड वाला लूप है हमारा, उसमें हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी एन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एन को कभी यूज़ ही नहीं करा है इस वाले लूप में, इस वाले लूप में कभी एन को यूज़ ही नहीं करा है। मतलब ये जो लूप है ये हमेशा 100 टाइम्स चलेगा ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आई लेस देन 100 लिखा हुआ है।
ठीक है, 100 टाइम्स भी नहीं, अगर मोर प्रैक्टिकली देखे तो ये 99 बार चलेगा, 1 से लेके 99 तक, क्योंकि यहाँ पे आई लेस देन 100 लिखा हुआ है। तो ये जो है एन की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 10,000 हो, ठीक है, कुछ भी हो, ये डिपेंड नहीं करता, ये तो कितनी बारी चलेगा, हमेशा 199 टाइम्स ही चलेगा ये। ठीक है, दैट इज़ वाई इसको मैं क्या बोलूँगा, एक कांस्टेंट लूप बोलूँगा। तो इसको मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या लिखूंगा, मैं थीटा ऑफ 1। ठीक है, तो अगर इस पूरे फंक्शन की मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी तो मैं इन तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, थीटा ऑफ एन प्लस थीटा ऑफ लॉग एन प्लस थीटा ऑफ 1। तो अगर मैं इन तीनों को कंबाइंड फॉर्मेट में लिखूँ तो मैं क्या लिखूंगा, हमेशा हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म। इन दोनों को लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, थीटा ऑफ एन। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगेन हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक लूप को 0 से लेकर एन तक चलाया, आई प्लस प्लस कराया, उसके अंदर नेस्टिंग कर दी है, मतलब लूप के अंदर एक और लूप कर दिया है, उसको भी 1 से लेकर एन तक चलाया, और इस बार क्या हो रहा है, जे को 2 से हम दो दो गुना करवाते जा रहे हैं, मतलब डबल डबल करवाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी लूप्स की नेस्टिंग हो जाती है, ठीक है, जब भी हमने एक लूप बनाया और उसके अंदर एक और लूप चला दिया, तो जब ऐसे एक के अंदर एक आ जाता है ना लूप, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं हम बाहर वाले लूप की कॉम्प्लेक्सिटी को अंदर वाले के लूप की कॉम्प्लेक्सिटी से। तो बाहर वाला लूप क्या है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी थीटा ऑफ एन टाइम्स, और जो अंदर वाला है उसकी होगी थीटा ऑफ लॉग एन टाइम्स। ऐसा क्यों, क्योंकि बाहर वाला लूप 0 से लेके एन तक चल रहा है, तो ये एन बार चलेगा, है ना, और अंदर वाला लूप क्या चल रहा है, 1 से लेके लेस देन एन तक, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जे को 2 से मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है बार, तो हमने ऊपर वाले केस में देखा ही था। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या होगा, थीटा ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, थीटा नोटेशन में आप क्या कर सकते हो, दोनों को अंदर वाले फंक्शंस को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हमने इसको थीटा ऑफ एन लॉग एन बोल दिया। तो यहाँ पे थीटा ऑफ एन इंटू थीटा ऑफ एन लॉग एन को हम बोल सकते हैं डायरेक्ट थीटा ऑफ एन लॉग एन। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, इस वाले फंक्शन की। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन हमारा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक तो लूप ये है और एक लूप ये है, इस लूप के अंदर ये वाला लूप उनने नेस्ट कर दिया है और इसके अंदर ये वाला लूप नेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में एडिशन होगा, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले को ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट वाले में जो बाहर वाला लूप है वो चल रहा है एन टाइम्स, 0 से लेकर एन तक आई प्लस प्लस, और जो अंदर वाला चल रहा है वो कितनी बार चल रहा है, वो चल रहा है लॉग एन टाइम्स। ठीक है, तो एन का लॉग एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थीटा ऑफ एन लॉग एन। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले फॉर लूप का। और जो सेकंड वाला है, इसके अंदर बाहर वाला कितनी बार चल रहा है, एन टाइम्स अंदर वाला कितनी बार चल रहा है, ये भी एन टाइम्स चल रहा है। ठीक है, और इसके अंदर थीटा एन वर्क हो रहा है, तो एन का एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल देंगे प्लस थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो थोड़ा छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो इसको हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ओवरऑल ये थीटा ऑफ एन स्क्वायर है। तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, थीटा ऑफ एन स्क्वायर, इस पूरे कंप्लीट फंक्शन की। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे अगर दो लूप्स की नेस्टिंग करी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी इन दोनों की नेस्टिंग है, इस वाले के अंदर ये वाला लूप है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एन इंटू एन करके एन स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे एन इंटू लॉग एन करके एन लॉग एन आ गया, लेकिन इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो एन लॉग एन प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे बड़ी टर्म एन स्क्वायर है, तो हम इसको डायरेक्ट थीटा ऑफ एन स्क्वायर बोल देंगे। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी।